अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर जाति, हर समाज के लोग अपने-अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अपनी रणनीतियाँ बनाना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। हर समाज के लोग अपने-अपने तरीके के काम करना शुरू कर चुके हैं। मुस्लिम समाज के बीच भी इस बार चर्चा तेज़ है कि यहाँ पर मुसलमानों को अपना डिप्टी सीएम बिहार की राजनीति के अंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार के अंदर 16-17% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में मुसलमानों का काफ़ी अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप खड़ी करने के बजाय लालू यादव और नीतीश कुमार के जाल में फँसकर उनको वोट देने का काम किया और यहाँ पर मुसलमानों की कोई बड़ी सियासी लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। पिछले बार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सीमांचल के इलाके में अच्छा खासा वोट मिला और 5 सीटों पर चुनाव जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक विकल्प मुसलमानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। हालाँकि इस बड़ी राजनीतिक ताकत को भी तोड़ने की कोशिश करी गई लालू यादव की पार्टी की तरफ से, जो कि मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा करते हैं। लालू यादव की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया और अपने में मिला लिया। लेकिन एक विधायक अख्तरुल इमान, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मजबूती से खड़े रहे, मुस्लिम लीडरशिप के ऐलान को लेकर, मुस्लिम लीडरशिप के लिए खड़े जद्दोजहद करने के लिए वो पूरी मजबूती के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहे और उनका ऐलान है कि यहाँ पर हमारे 4 विधायक तोड़े गए हैं, उसका बदला हम 40 से लेंगे। इस बार अख्तरुल इमान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो सीधा-सीधा यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बड़ा सियासी विकल्प के तौर पर मुसलमानों के सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, हर किसी ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, मुसलमानों के वोटों की राजनीति करने का काम किया है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर ये लोग नेता खामोश रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जब पूरे मुसलमान समाज प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी इस प्रदर्शन से दूर हटती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। उन पर दबाव मुसलमान बना रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस बिल का विरोध करें, इस बिल के समर्थन में ना आए। लेकिन लालू यादव की पार्टी, जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, वो जंतर मंतर में वो प्रदर्शन के में शामिल नहीं हुई थी। लालू यादव की पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी सांसद यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एमआईएम पार्टी और तमाम पार्टियों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन विपक्ष की एक इकलौती पार्टी थी लालू यादव की आरजेडी, जिसके कोई नेता यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमानों के वोटों की जो सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ पर सब लोग करते हैं, मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर वो लोग बात नहीं करते हैं। मुसलमान नौजवानों में एक बहुत बड़ी सोच डेवलप हुई है। यहाँ पर उनका मानना है कि मुसलमानों को यहाँ पर डिप्टी सीएम पद मिलना चाहिए। चाहे वो कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर मुसलमानों को सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। और ये सोच पैदा करने वाले में सबसे बड़ा हाथ है असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी का। एमआईएम पार्टी ने ही ये सबसे पहले फ़लसफ़ा दिया कि मुसलमानों का डिप्टी सीएम बनाया जाए। तेलंगाना के अंदर पिछली हुकूमत जो थी केसीआर की, उसमें महमूद साहब थे, वो डिप्टी सीएम तेलंगाना के थे। इसका साफ-साफ ये मानना था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का वर्चस्व की वजह से तेलंगाना के अंदर मुस्लिम डिप्टी सीएम बना था। हालाँकि कांग्रेस पार्टी जब से वहाँ सरकार में आई है, वहाँ पर डिप्टी सीएम तो दूर की बात है, कोई भी मुस्लिम मंत्री भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। अब यहाँ पर बिहार की राजनीति में अख्तरुल इमान डिप्टी सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं। पिछले बार 5 सीटों पर जीते थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अख्तरुल इमान यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे में ये मानना था लोगों का कि यहाँ पर सरकार बनाने की बात आएगी तो अख्तरुल इमान साहब डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के वोटों की ठगी करी गई, मुसलमानों के जो नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश करी गई और यहाँ पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न देना पड़ी, इस वजह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी को तोड़ा गया। इस बार अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और अगर यहाँ पे 12 से 15 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती है, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास साफ विकल्प रहेगा कि वो अपने डिप्टी सीएम बिहार की राजनीति में बनाए, क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन की राजनीति होती है, कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लाती है, सब पार्टियाँ मिलजुल कर सरकार बनाती हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के 12-15 विधायक होंगे, तो यहाँ पर इमाम पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी आ सकती है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी मांगों पर गठबंधन कर सकते हैं और सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद भी अख्तरुल इमान साहब को मिल सकता है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कई बड़े मंत्रालय भी मिल सकते हैं और सीमांचल की बदहाली है, उसको भी दूर किया जा सकता है। सीमांचल के इलाके में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव रहता है और बाढ़ के जो कटान होता है, उस वजह से काफ़ी वहाँ के जो किसान हैं वो परेशान रहते हैं। इमाम पार्टी ही वाहिद पार्टी है जिसने इस बाढ़ के मुद्दों को
सीमांचल के बदहाली के मुद्दों को हमेशा से उठाती रही है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर इमाम पार्टी का क्या रिज़ल्ट आता है। हालाँकि 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान तो किया है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी कितने उतरते हैं और इसमें जीत कितने हासिल करते हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या रणनीति रहती है इमाम पार्टी के खिलाफ, या फिर वो इमाम पार्टी से गठबंधन करते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ कि इमाम पार्टी को बिहार की राजनीति में कितना बड़ी सफलता मिल सकती है? क्या अब्दुल इमाम साहब बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? खुदा हाफ़िज़।